आप सुनाओ भाई, कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? हेलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसी चल रही है पढ़ाई भाई? गुड इवनिंग जी। शुरू करें भाई? अभी जो है ईएफएम में जैसे दो सब जो है वो लिख रखे हैं, और एबीएसटी में भी अलग अलग लिख रखे हैं। देखो, एक तो है चैप्टर जो है वो, जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, और एक है चाई स्क्वायर या काई स्क्वायर, जो भी इसे बोलते हैं। और इसी के अंदर एक आता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। अब ईएफएम वाले सिलेबस के अंदर क्या है, एबीएसटी वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, एबीएसटी वाले में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो उनके लिए तो कोई ऐसी जो है वो समस्या वाली बात है नहीं, उनको तो दोनों ही पढ़ने हैं। हाँ, तो समझिएगा भाई। अब है क्या, ये चैप्टर दोनों जो है इनका रिलेवेंस समझिएगा, और क्यों जो है वो ईएफएम वालों को ये चैप्टर भी पढ़ना चाहिए। ये जो चैप्टर है ना, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर अपन जो चीजें पढ़ेंगे ना, अपन यहाँ पर उसी के ऊपर जो ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये जो टेस्ट अपन देखते हैं, ये जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एप टेस्ट वगैरह, ये सारे टेस्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? ये सारे टेस्ट है वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है। और ये जो चाई स्क्वायर है, ये है एट्रीब्यूट से रिलेटेड। तो अपने को पहले जो है वो इन एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना होगा कि भाई ये एट्रीब्यूट होते क्या है और किस तरीके से ये चलते हैं। खुश रहो भाई, मौज करो। समझ पा रहे हो बात? तो अब अपने को सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई ये एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है वो क्या है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान से टॉपिक है ये सारे जो है। ये चाहिए इसको टेस्ट, ये गुडनेस ऑफ फिट, और ये टी टेस्ट, एप टेस्ट, जेड टेस्ट वगैरह जो है, ये बहुत सारे बहुत ही इजी से जो है वो टॉपिक है। इनके अंदर जो है थोड़े बहुत फॉर्मूले जरूर है, दो चार, लेकिन चैप्टर देखें या कॉन्सेप्ट देखें तो ये बहुत ही सिंपल है। अब ये जो है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये चैप्टर जब पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको किसके जैसा देखने को मिलेगा? ये को रिलेशन के जैसा का जैसा है। जिस तरीके से अपन को रिलेशन पढ़ते थे, उसी तरीके का चैप्टर है। अपन इसकी शुरुआत करते हैं। देखो, डाटा जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव डाटा, जो कि अपन अभी तक पढ़ते आए थे, और दूसरे जो है वो क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा में क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए हाइट, वेट, मार्क्स वगैरह, ये सारे सारे कौन से क्वांटिटेटिव डाटा, जहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से क्वांटिटी होगी 161 cm, 162
सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर, इस तरीके के जो डाटा है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। भाई कीजिए, मेहनत कीजिए, होगा क्यों नहीं, 100% होगा। टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, बस यही है। तो ये तो हो गए क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है, जिनके बारे में अपन क्या पढ़े थे, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके बाद में कोरिलेशन, रिग्रेशन, डिस्पर्सन, ये सारे सारे जो अपन कहाँ से पढ़े थे, क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में पढ़े थे। अब बात करें अगर क्वालिटेटिव डाटा की, तो क्वालिटेटिव डाटा जो किस तरीके से होंगे, यहाँ पर क्वालिटी होगी, जैसे लिटरेट इलिटरेट, ठीक है, मेल फीमेल, और इंटेलिजेंट डल, ये इस तरीके के जो डाटा है वो यहाँ पर होंगे। इन सब के लिए अपन क्या पढ़ेंगे, यहाँ जो कोरिलेशन पढ़ते हैं ना इनके लिए, सेम उसकी जगह यहाँ पर अपन क्या पढ़ेंगे इनके लिए, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब है क्या ये एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब, कोरिलेशन में हम क्या देखते हैं कि ये जो दो सीरीज है इनके अंदर जो दो वैल्यू दे रखे हैं, इन सीरीज के अंदर जो वैल्यू दे रखे हैं, जो डाटा दे रखे हैं, क्या वो आपस में को रिलेटेड है या नहीं है, एक दूसरे से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं है, किसी तरीके से एक दूसरे से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, सेम वही बात, बस यहाँ पर जो बात किसके बारे में होगी, क्वालिटेटिव डाटा के बारे में होगी। ये जो दो क्वालिटेटिव डाटा होंगे, क्या उनके अंदर कोई भी तरीके का एसोसिएशन है या नहीं है, मतलब उनके अंदर किसी भी तरीके का जुड़ाव है या नहीं है, या फिर वो एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट जो वो है। क्या यहाँ तक की बात समझ आई, क्या यहाँ तक की बेसिक बात समझ आई भाई। यहाँ तक क्लियर है। भाई देखो, डाटा जो है वो दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव जहाँ पर क्वांटिटी दे रखी होती है, नंबर्स के अंदर होते हैं, 161, 162, 163, इस तरीके से 60, 61, इस तरीके से जो है वैल्यू दे रखी होती है। वहाँ पर अपन उनके लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह पढ़े थे। आज हम बात करेंगे क्वालिटेटिव डाटा के बारे में, जहाँ पर क्वालिटी दे रखी होती है, जहाँ पर नंबर्स नहीं होंगे, वहाँ पर क्वालिटी जो वो अवेलेबल होगी कि पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, मेल फीमेल, इंटेलिजेंट डल, ये इस तरीके की। तो यहाँ पर जो है वो अपन इसको क्या कहेंगे, यहाँ जो अपन कोरिलेशन पढ़ते हैं ना, उसकी जगह यहाँ पर अपन क्या पढ़ते हैं, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि ये जो एट्रीब्यूट्स है क्या उनके अंदर किसी तरीके से संबंध है या नहीं है। देखो आगे जाके अपन जब चाई स्क्वायर वगैरह पढ़ेंगे ना, तो अपन यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे स्मोकिंग करने से कैंसर होता है या नहीं होता है। तो ये जो है ये भी क्या है, एक तरीके से ये क्या चीज है, क्वालिटेटिव डाटा, ये क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। इनके बीच संबंध वगैरह सब पढ़ने के लिए अपने को क्या करना होगा, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो वो पढ़ना होगा। या फिर जैसे कि भाई गोरे लोग स्केटिंग अच्छा करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है एक तरीके का, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। तो इनके बीच अपने को क्या करना है, संबंध अगर चेक करने हैं कि भाई क्या ये बात सही है या नहीं है, तो उस केस के अंदर जो अपन क्या करेंगे,
एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, और फिर उसके बाद में क्या हमने जो कंक्लूजन निकाले है वो सही है या नहीं है, या फिर अपना जो कंक्लूजन है वो गलत है, तो उसको चेक करने के लिए अपन काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो आगे स्टडी करते हैं। समझ आ रही बात? तो जैसे यहाँ पर रिलेशन जो है इनका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि भाई ये जो है इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो, कि भाई गोरे लोग कहाँ होंगे, जहाँ स्नोफॉल होगा, जहाँ बर्फबारी होगी, और जहाँ लोग स्केटिंग कहाँ करेंगे, जहाँ बर्फबारी होगी वहीं पर करेंगे। राजस्थान के अंदर तो कोई स्केटिंग कर नहीं सकता। तो इनडायरेक्ट रिलेशन की वजह से भी एसोसिएशन जो है वो हो सकता है। तो आगे वाले चैप्टर के अंदर ये चेक करेंगे ये एसोसिएशन का कारण क्या है, यहाँ अपन चेक करेंगे एसोसिएशन है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? बाकी ये चलेगा कैसा, कोरिलेशन के जैसा का जैसा -1 टू +1 तक होगा, वही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है? या फिर हाई कोरिलेशन जैसा था, वहां पर यहाँ पर हाई एसोसिएशन होगा। हाई कोरिलेशन कितने से कितने के बीच में होता है भाई, किसी को याद है? हाई कोरिलेशन जो है वो कितने से कितने के बीच में होता है? ये मीनाक्षी शाह नालायक, आप हमेशा लेट कैसे आते हो भाई? बहुत बार देखा मैंने, आप लेट आते हो हमेशा। 75 से ज्यादा, 75 to 1, बिल्कुल सही है भाई। कितना होगा? 75 to 1। तो ये सेम वैसा का वैसा चलेगा। ठीक है? लो जो है वो कितने का होगा और 0 होगा तो क्या होगा, वो सेम वैसा के वैसी ही बातें जो ये यहाँ पर चलेगी। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ शुरू अगर अपन करें इस चैप्टर को, तो सबसे पहले अपन चीज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिचोटोमी। ये क्या होता है, मतलब इसमें किस तरीके से करेंगे? या तो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे इसके एग्जांपल क्या होंगे कि भाई लिटरेट और इलिटरेट। ठीक है? यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जैसे हो गया मेल और फीमेल। ठीक है? और इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इंटेलिजेंट और नॉट इंटेलिजेंट। ये इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? विरोधाभास, मतलब कि एक चीज है इसका मतलब दूसरी चीज नहीं है। अगर कोई जो है, अपन किसी को कहेंगे कि लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, मतलब वो अनपढ़ नहीं है, या किसी को कहेंगे कि अनपढ़ है, इसका मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर मेल है इसका मतलब फीमेल नहीं है, फीमेल है इसका मतलब मेल नहीं है, या फिर इंटेलिजेंट है मतलब वो नॉट इंटेलिजेंट या डल नहीं है, या फिर डल है तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है। इस तरीके का सिंपल सा क्लासिफिकेशन होता है। इस वजह से इसे इसका एक और नाम जो है वो क्या है, सिंपल क्लासिफिकेशन भी है। कि भाई सीधा सीधा जो क्लासिफिकेशन होगा। यहाँ पर जो है वो एक और तरीका होता है, जैसे अपन कहते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, मतलब कि क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे हो रखे हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो रखे हैं। बहुत सारे कैसे? जैसे हमने पहले कहा कि मेल और फीमेल, फिर इस मेल और फीमेल के अंदर भी क्या कर दिया, लिटरेट और इलिटरेट। लिटरेट और इलिटरेट। तो यहाँ पर क्या होगा, क्लासिफिकेशन जो है
विरोधाभास है ना, सिंपल सा मतलब है विरोधाभास की भाई ये चीज है इसका मतलब वो चीज नहीं है, दोनों में से एक चीज होगी दोनों नहीं होगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? प्रेजेंट और एब्सेंट के जैसा। और यहाँ पर मैनीफोल्ड के अंदर क्या होगा, क्लासिफिकेशन जो ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा बार जो है ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से या ज्यादा एट्रीब्यूट के हिसाब से क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किया जाएगा। तो जैसे मेल है, मेल को वापस आपने क्या कर दिया, लिटरेट और इलिटरेट में कर दिया, फीमेल को भी वापस क्या कर दिया, लिटरेट और इलिटरेट में कर दिया। फिर इसको बाद में और अगर कुछ क्लासिफिकेशन करना चाहो तो और आगे भी इसका कुछ क्लासिफिकेशन जो वो किया जा सकता है। समझ आ रही बात? यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर कोई चीज जो है वो प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कैपिटल वर्ड जो वो यूज करते हैं, ए बी सी, इस तरीके से। और अगर कोई चीज एब्सेंट अपने को शो करना है तो अपन क्या करेंगे, स्मॉल वर्ड जो वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये शायद पहली बार एबीएसटी में क्वेश्चन था, सिंपल से ए बी सी, इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन था, या फिर ऐसे अल्फा बीटा या गामा, इसके हिसाब से भी जो क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। समझ आ रही है बात? यहाँ तक की बात समझ आ रही है? ग्रीक लेटर, हाँ। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो वो दो तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे अपन डबल वाले टेबल देखें तो अपन यहाँ धीरे धीरे देखेंगे, टेबल के बारे में बात करेंगे और फिर जो टेबल की कंसिस्टेंसी वगैरह ये सारी चीजें चेक करेंगे। जैसे कि एन जो है वो 100 है, इस 100 को अपन ने क्या किया, दो कैटेगरी में बांटा। एक तो अपन ने कहा कि इस 100 में से जो वो मेल है 60 और फीमेल जो है वो 40 है। फिर इसके बाद में हमने इसी को जो क्या कर दिया, आगे दो कैटेगरी में, दूसरी और दो कैटेगरी में बांट दिया। जैसे इसमें से मान लीजिए लिटरेट जो है वो है 50, या इसको 30 रख देते हैं, 70 इसको रख देते हैं, अनपढ़ कम रखते हैं ना, इलिटरेट जो वो 30 है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। टेबल कैसे, जैसे इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन ने नाम दे दिया ए, तो ये जो है एब्सेंट वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल है। ये जो है क्या हो जाएगा, बी, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल बी। इसको अपन अगर टेबल में बनाना चाहें तो ये इस तरीके से बना देंगे, सॉरी ए और ए नोट, ये तो है लिटरेट, लिटरेसी, और ये जो है वो मेल या फीमेल। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल, और ये हो गया टोटल, ये हो गया टोटल। भाई जहाँ लगे कि ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है तो आप वहाँ पर रुकवाते जाइएगा। लिटरेट कितने हैं, 70 है, तो लिटरेट जो है वो टोटल कितने हैं, 70 है। इलिटरेट कितने हैं, 30 है। मेल कितने हैं, मेल को अपन ने जो किससे रिप्रेजेंट किया था, बी से रिप्रेजेंट किया था, तो अपन स्मॉल बी से जो वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेल कितने हैं, 60 है, और फीमेल कितने हैं, 40 है। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? अब यहाँ पर कौन से आएंगे, यहाँ पर कौन से आएंगे, ए बी, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए का मतलब क्या है, लिटरेट इलिटरेट, ठीक है, और इसका जो है वो मेल, और इसका मतलब क्या है, लिटरेट मेल। क्लियर है? यहाँ क्या आएंगे,
ए बी, यहाँ क्या आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है, लिटरेट फीमेल, इसका मतलब क्या है, इलिटरेट मेल, इलिटरेट फीमेल। ठीक है, अब ये जो है कितना भी हो, जैसे ये और ये दोनों मिला के क्या होने चाहिए, इसके बराबर ही होने चाहिए। क्या अपन ये कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी प्लस ए बी, सॉरी ए बी प्लस ए बी नॉट। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है वो 30 कितना होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए, ए नॉट बी प्लस ए नॉट बी नॉट। वैसे वैसे अगर इसकी इक्वेशन बनाए इस वाले की, तो क्या कहेंगे, बी बराबर कितने होने चाहिए, ए बी प्लस ए नॉट बी। और वैसे वैसे अगर इसके लिए इक्वेशन बनाए तो हमारी क्या हो जाएगी, बी नॉट बराबर ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट। यहाँ तक का एक बार जो वो देखिए, यहाँ तक का देखिए, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है यहाँ तक का, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा इनका कुछ नाम भी दिए गए हैं, जैसे ये जो है इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव। इसको क्या कहा जाएगा, नेगेटिव। और इसके अलावा ये जो दोनों हैं, ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, मिक्स्ड जो है वो कहलाएंगे, मिक्स्ड क्लासेज। कारण समझ गए, इसको पॉजिटिव क्लास क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। इसको नेगेटिव क्लास क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों जो एट्रीब्यूट है वो एब्सेंट है। और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट प्रेजेंट है और एक एट्रीब्यूट जो वो एब्सेंट है, एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट जो है, इस वजह से इनको क्या कहेंगे, मिक्स्ड जो है वो क्लास कहेंगे। इस तरीके से इनको बाइफरगेट किया जाता है कि भाई किस तरीके से कौन सी क्लास जो वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। क्लियर है यहाँ तक का। इसके अलावा एक थोड़ी सी इसके और थ्योरी है, जो क्या है, एक है ऑर्डर ऑफ क्लास, कि क्लास के ऑर्डर जो वो किस तरीके से डिसाइड होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, ये कुछ वर्ड है जो आगे काम आएंगे, इस वजह से अपन इनको सारों को क्या कर रहे हैं, पहले एक साथ ही निपटा रहे हैं, ताकि फिर अपने को इसमें जो डाउट नहीं रहे। फर्स्ट ऑर्डर मतलब क्या होगा, एक एट्रीब्यूट के हिसाब से जो अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी एक एट्रीब्यूट के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन जो वो हो रहा है, चाहे ये हो सकता है, 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 ये हो सकता है। अगर यहीं पर सेकंड ऑर्डर लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, टू एट्रीब्यूट्स जो है वो साथ में है और उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन हो रहा है। वहां पर क्या होगा, किस तरीके से होगा, जैसे ए बी, ए नॉट बी, या फिर ए नॉट बी नॉट, या फिर
ए बी नोट, इस तरीके का क्लासिफिकेशन होगा, उसे क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर कहेंगे। अगर यहीं पर थर्ड ऑर्डर की बात करें कि भाई थर्ड ऑर्डर जो है वो क्या है, थर्ड ऑर्डर जो है उसमें क्या हो जाएंगे, वही सेम थ्री एट्रीब्यूट्स हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी सी नोट, ठीक है। सी नोट को ये जो है वो अल्फा बीटा और ये गामा है या लेमडा है जो भी है उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी के हिसाब से, या फिर अल्फा बीटा और सी के हिसाब से, इस तरीके से करेंगे तो उसे थर्ड ऑर्डर कहेंगे। एग्जाम में पूछेगा तो न फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा, न सेकंड पूछेगा, न थर्ड पूछेगा, वो पूछेगा जीरो ऑर्डर, कि भाई जीरो ऑर्डर क्या होगा। तो जीरो ऑर्डर किसे कहते हैं, टोटल जो नंबर है क्लासेज के एन जो है उसको क्या कहा जाता है, जीरो ऑर्डर कहा जाता है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो वो बहुत कम चांस है कि वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बारे में बात करें। हाँ देखो, अगर आप क्लासिफिकेशन जो है वो एक एट्रीब्यूट के हिसाब से कर रहे हो तो उसके इसमें उसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखो एक एट्रीब्यूट है, चाहे उसका प्रेजेंट है चाहे उसका एब्सेंट है, यहाँ भी वापस एक एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है। अगर एक एट्रीब्यूट है तो उसे अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। अगर दो एट्रीब्यूट है एक साथ में एक क्लास के अंदर तो उसको अपन क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर। ए बी, ए नॉट बी, कुछ भी हो सकता है। अगर एक क्लास के अंदर तीन एट्रीब्यूट है तो उस केस के अंदर अपन क्या कहेंगे, उसे थर्ड ऑर्डर जो वो कहेंगे। और जीरो ऑर्डर किसे कहा जाता है, टोटल जो नंबर ऑफ आइटम है एन जो है उसे क्या कहा जाता है, जीरो ऑर्डर कहा जाता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्लासेज जो है वो क्या हो जाएंगे, टोटल जो नंबर ऑफ सॉरी क्लासेज नहीं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी वो जो है वो एन कहलाएगी। अपन एक टेबल बनाएंगे वहां पर और ज्यादा इसको क्लियर समझ आएगा आपको। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए भाई। कुछ भी लिखा जा सकता है, स्मॉल सी लिखा जा सकता है। ये स्मॉल, भाई जो आपने अपन ने पहले कहा था एब्सेंट के लिए, या तो स्मॉल लेटर जो यूज हो सकते हैं कि भाई इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी सी, या फिर अल्फा बीटा गामा, ये इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है भाई यहाँ तक की। अब जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई अल्टीमेट क्लासेज कितनी बनेगी। दो वर्ड है, एक तो अल्टीमेट क्लास है और एक जो है वो टोटल क्लास है, दोनों में फर्क है, अल्टीमेट क्लास और टोटल क्लास। अल्टीमेट क्लास क्या होगी, कितनी बनेगी, तो जैसे वन एट्रीब्यूट है, पहले लॉजिकल सोचो, तो कितनी क्लास बनेगी। जैसे एक ही एट्रीब्यूट है तो लिटरेट और इलिटरेट है, तो ये हो गया लिटरेट और ये हो गया इलिटरेट, तो कितनी क्लास बनी, दो बनी। वहीं पर अगर दो एट्रीब्यूट है, अगर टू एट्रीब्यूट्स है तो कितनी क्लास बनेगी, तो अपन कहेंगे जैसे ये हो गया लिटरेट इलिटरेट और ये मेल और फीमेल, तो कितनी क्लास बनेगी, एक, दो, तीन और चार। ए बी, ए बी नॉट, ए नॉट बी और ए नॉट बी नॉट, ये कितनी बनेगी, चार बनेगी। ठीक है, वहीं पर अगर थ्री एट्रीब्यूट्स हो जाए तो कितनी बनेगी, थ्री एट्रीब्यूट्स होंगे तो कितनी बनेगी, आठ बनेगी। कैसे बनेगी भाई, तो ये अपनी दो एट्रीब्यूट के लिए थी, ए बी नॉट और उसके बाद में ए नॉट बी, ए नॉट बी नॉट। अगर एक और एट्रीब्यूट आ जाएगा तो सी और सी नॉट, तो कितना हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार,
5, 6, 7 और 8। सर ये 3 एट्रीब्यूट तक तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कहा कि कुछ नहीं है, आपकी ये जो अल्टीमेट क्लास है इसको कैलकुलेट करने का सीधा तरीका है, और सीधा तरीका क्या है? 2n। इसकी क्या है? 2n। 9 नहीं होगा, 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। 2 8, तो आपका अगर एक एट्रीब्यूट है तो कितना हो जाएगा? 2 1, 2। अगर दो एट्रीब्यूट है तो अल्टीमेट क्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 मतलब कि 2 × 2 कितना? 4। 3 एट्रीब्यूट है तो कितना हो जाएगा? 2 3। तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा? 8। 4 एट्रीब्यूट का पूछे तो 4 पूछे तो 2 4। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या निकलेगी? अल्टीमेट क्लास जो है वो कैलकुलेट होगी। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक की बात? यहीं पर क्वेश्चन कई बार जो क्या पूछता है? टोटल क्लास पूछता है। टोटल क्लास के अंदर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। टोटल क्लास के अंदर क्या बनते हैं? टोटल क्लास का मतलब क्या है? जितने ऑर्डर के जितने क्लास बने उनका टोटल। तो ये कैसे होगा? देखो, जैसे आपके एट्रीब्यूट्स जो है अपने पास 2 है। 2 है, इसका मतलब क्या होगा? एक तो हो जाएगा 0 ऑर्डर, एक हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर, और एक हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। हाँ, क्लास मीन्स जो है, देखो अपन यहाँ पर जो है इनके देखो बाकी के जो ये जब चाई स्क्वायर पढ़ेंगे ना तो अपन एक वर्ड पढ़ेंगे, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। अब ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? तो अपन वर्ड क्या पढ़ते हैं? पॉपुलेशन पैरामीटर। जिसके अंदर पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में स्टडी करते हैं वो पैरामेट्रिक टेस्ट है, और जिसमें पॉपुलेशन के पैरामीटर की स्टडी नहीं करते हैं वो क्या है? नॉन पैरामेट्रिक। यहाँ पर अपन किन के बारे में बात करेंगे? ये जो क्लासेज बन रही है ना, इन क्लासेज की क्या फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितनी होनी चाहिए, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले अपने को क्या कर रहे हैं? इन क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई क्लास कितनी होगी, उनके बारे में बात कर रहे हैं। समझ आ रही बात? देखो, टेस्ट हम दो तरीके से बात करते हैं, एक तो पैरामेट्रिक टेस्ट और एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या करेंगे अपन? ये सैंपल लिया, इस सैंपल के हिसाब से पॉपुलेशन का जो अपन ने क्या कहा कि इसका पॉपुलेशन तेरा मीन ये होगा, पॉपुलेशन तेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ये होगा। फिर टेस्ट करेंगे कि क्या अपन ने ये जो सही किया या नहीं किया, क्या उसका डिफरेंस जो वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। समझ आ रही बात? लेकिन नॉन पैरामेट्रिक के अंदर अपन ये नहीं करेंगे। उस पॉपुलेशन के बारे में जो वो उस पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में स्टडी करने के बजाय हम क्या करेंगे? इन क्लास की जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर नॉर्मली जो अपन स्टडी किसके बारे में करेंगे? फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि यहाँ कितनी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ कितनी वैल्यू आनी चाहिए, यहाँ कितनी आनी चाहिए, यहाँ 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 कितनी कितनी आनी चाहिए। और फिर इसका कंपेरिजन करेंगे ऑब्जर्व से। एक तो देखेंगे एक्सपेक्टेड और एक देखेंगे ऑब्जर्व, मतलब कि एक एक्चुअल और एक कितनी होनी चाहिए, और फिर उनके बीच में जो डिफरेंस वगैरह स्टडी करेंगे। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आएगा। बाकी जब अपन चाहे स्कोर पढ़ेंगे तो वहां पर अपन इसको और ज्यादा अच्छे से देखेंगे। ठीक है भाई? क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, टोटल क्लास के बारे में जब पूछा जाए ना, तो टोटल क्लास का मतलब क्या है? जैसे 2 एट्रीब्यूट्स है तो 2 एट्रीब्यूट्स के अंदर कितने, कहाँ तक जाएगा? सेकंड ऑर्डर तक जाएगा।
समझ आ रही बात? सेकंड ऑर्डर के अंदर दो एट्रीब्यूट होते हैं, बाकी थर्ड जो है ऑर्डर उसके अंदर तो क्या हो जाएंगे, तीन एट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन कहाँ तक जाएंगे, सेकंड ऑर्डर तक। तो जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर जो है उसमें क्या होगा, एक एन होगा, मतलब कि क्लास कितनी बनेगी, सिर्फ एक ही बनेगी। उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर क्या होगा, एक एक एट्रीब्यूट के हिसाब से होगा। तो टू एट्रीब्यूट मान लीजिए, एक तो ए है और एक बी है। तो जैसे ही ए लिखेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, एक ए नोट हो जाएगा और एक बी नोट हो जाएगा। फर्स्ट एट्रीब्यूट के अंदर के एक फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कितना हो जाएगा, एक ए आ जाएगा और एक ए नोट आ जाएगा, एक बी आ जाएगा और एक बी नोट आ जाएगा, जो कि कितने बनेंगे, चार बनेंगे। अगर बात करें हम सेकंड ऑर्डर की, तो सेकंड ऑर्डर के अंदर क्या हो जाएगा, ये ये हो गया ए, ए नोट, ये बी और ये बी नोट। तो ये ए बी, ए बी, ए बी, ये ए बी, तो कितनी क्लास बन रही है, चार बन रही है। ए बी, तो ये टोटल कितनी आएगी, चार चार आठ और एक नौ। और इसका सीधा फॉर्मूला जो होता है क्या, टोटल क्लास के लिए थ्री की पावर एन। जैसे दो एट्रीब्यूट थे, एन का मतलब यहाँ एट्रीब्यूट है, तो तीन इंटू दो कितना हो जाएगा, ये तीन इंटू तीन, नौ। ठीक है, और एक चेक करना चाहो तो आप तीन ऑर्डर, तीन एट्रीब्यूट के साथ भी चेक कर लेते हैं, ताकि आपको थ्री एट्रीब्यूट है अगर, ठीक है। सबसे पहले जीरो ऑर्डर के एक बनेगी क्लास, उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर की ए, ए नोट, बी, बी नोट, सी, सी नोट। इसको इस तरीके से लिखते हैं ताकि दिखेगा आसानी से। ये हो जाएगा छः। फिर उसके बाद में सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के अंदर कितनी बन रही थी भाई, सेकंड ऑर्डर के अंदर जो है वो दो दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये ए बी और सी, इसमें से दो दो का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एक तो ए बी, अच्छा तीन भी नहीं, छः हो जाएंगे, ए नोट, बी नोट और सी नोट। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जो है अपन एक ही लेंगे। कई स्क्वायर है, हाँ भाई कई स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर जो भी है उसके हिसाब से देखें। तो इसके हिसाब से भाई फ्रीक्वेंसी बनाएंगे अपन अगर, तो क्या क्या बनेगी, एक तो ए बी, ए सी, और उसके बाद में ए बी नोट, और फिर उसके बाद में ए सी नोट। फिर उसके बाद में देखें तो बी के साथ बी, ए, एक सेकेंड, ए जो है इसका बी, बी नोट दो, सी, सी नोट तीन, चार हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे वैसे बी का बनाएंगे तो बी ए और बी ए नोट, फिर बी सी और बी सी नोट। फिर वैसा वैसा बनाएंगे सी के लिए, तो सी ए और सी ए नोट, सी बी और सी बी नोट। कितने हो गए भाई ये, चार तरी बारह, कितने हो गए ये, बारह। उसके बाद में थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के अंदर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी और सी। ए बी सी से जो वो तीन बनाने वाला था अपन ने पहले ही देखा था, कितने बने थे, ऊपर अपन ने किया था शायद आठ बने थे। ए बी के जो थे वो एक, एक दो तीन और चार बने थे।
फिर ये सी और सी नोट के हिसाब से टोटल 8 बने थे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितने बन रहे हैं भाई, 6 और 1 7, 7 और 12 21, नहीं 7 और 12 कितने हो गए, 19, 19 और 8 जो है वो कितने हो गए, 27। और सीधा निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, 3 की पावर n। तो अपन 3 इंटू 3 एट्रीब्यूट है, तो ये कितनी बनती, 27 बनती। समझ आ रही बात भाई, ये बनाने को कोई नहीं कहेगा, लेकिन इनके फॉर्मूले जो वो आपको पता होने चाहिए कि भाई किस तरीके से जो वो बनते हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई, यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब इसके बाद में अपन जो है वो मेन इसके पॉइंट पे आएंगे, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में। उससे पहले एक बार जो फॉर्मूले जो है, हाँ देखो, क्लास के लिए सिंपल सा कहा गया है कि भाई दो तरीके की क्लास होगी, एक तो अल्टीमेट क्लास और एक टोटल क्लास। अल्टीमेट क्लास के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर n करेंगे, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। और टोटल क्लास के लिए क्या करेंगे अपन, 3 की पावर जो वो n करेंगे, और n यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रहेगा। तो जब टोटल क्लास कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब क्या, उस एट्रीब्यूट के हिसाब से जितने ऑर्डर की क्लासेस बनते हैं उन सब का जो टोटल जो क्या बनेगा, टोटल क्लास बनेगा। और अल्टीमेट क्लास जो क्या होगा, सारे जितने भी एट्रीब्यूट है उन एट्रीब्यूट के हिसाब से जितनी क्लास बनती है वो जो वो अल्टीमेट क्लास होगा। एक्चुअल में अपने जो यूज आएगा ना, वो अल्टीमेट क्लास ही यूज आएगा। जैसे दो एट्रीब्यूट होंगे तो अपन जो है वो टोटल क्लास के अंदर ही होगा, बाकी जनरली इन जनरल अपन जो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, अल्टीमेट क्लास ही यूज करेंगे। जब टोटल क्लास है तो टोटल क्लास में क्या किया जाता है, वहां तक जैसे दो एट्रीब्यूट है तो जीरो ऑर्डर के जो है हिसाब से कितनी बनती है क्लास, फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से कितनी बनती है वो क्लास, और सेकंड ऑर्डर के हिसाब से कितनी बनती है क्लास, उनका टोटल करते हैं। इस वजह से वहां पर क्या किया जाता है, 3 की पावर जो वो n किया जाता है। नहीं तो आप चाहें तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, अगर 3 एट्रीब्यूट है थर्ड ऑर्डर तक, अगर 4 एट्रीब्यूट है तो फोर्थ ऑर्डर तक जो है वो कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। समझ आ रही है बात। बाकी अपने जो ज़्यादा यूज आएगा वो कौन सा आएगा, अल्टीमेट क्लास की। अल्टीमेट कितनी क्लास है, क्योंकि अपन उसी के हिसाब से स्टडी करते हैं। भाई जैसे अपन एक टेबल बना के बात कर रहे थे कि ये लिटरेट है और ये इलिटरेट है। फिर हमने कहा कि ये मेल, ये फीमेल। फिर जो है ये मेल जैसे है 70, फीमेल 30, और ये 100। उसके बाद में यहाँ जैसे कर देते हैं 40, और यहाँ कर देते हैं 30। फिर ये जो है इनको कर देते हैं लिटरेट, कर देते हैं 80, 80 तो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इनको कर देते हैं 50, और इनको कर देते हैं 50। तो ये बचे 10 और ये बचे 20। क्लियर है। तो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट कितने हैं, दो है, एक तो लिटरेसी और एक मेल और फीमेल जो है, ये दो अपने एट्रीब्यूट है। तो इन दो एट्रीब्यूट के हिसाब से क्लास कितनी बन रही है, 4 क्लास बन रही है। अल्टीमेट क्लास कितनी है, 4 है, 1 2 3 और 4। जो कि अपन कैसे कैलकुलेट करते, 2 की पावर n। अब एग्जामिनर क्या होता है, वो उसका दिमाग इसी तरीके से काम करता है कि ये सारी चीजें जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, टोटल क्लास का फॉर्मूला पूछने का चांस ज्यादा कर हो जाता है कि भाई अगर वो पेपर थोड़ा इस तरीके से बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, टोटल क्लास का फॉर्मूला पूछेगा। क्लियर है भाई। ईएफएम वाले जो भी हैं उनको ये फॉर्मूले वगैरह याद नहीं करने, एक बार इनको सिर्फ समझ लो, ताकि अपन वहां पर आगे इनको जब जो कई स्क्वायर पढ़ेंगे तो वहां पर अपने को ज्यादा आसानी से समझ आएगी वो बातें।
ठीक है, क्लियर है, ये बात क्लियर है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, जैसे ये ए है और ये ए नॉट है, ये बी है, ये बी नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ये ए बी नॉट हो जाएगा, ये ए नॉट बी हो जाएगा, ये ए नॉट बी नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से फॉर्मूले जो वो बनाए जाते हैं। अब समझिएगा, क्या ये अगर सही, अब अपन आगे जब पढ़ेंगे ना कई स्क्वायर वगैरह में, तो इसकी कंसिस्टेंसी ही चेक करते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे, अगर ये टेबल सही बनाई गई है, अगर ये टेबल सही बनाई गई है, तो उस केस के अंदर, या फिर यूं कहें कि इसके एट्रीब्यूट जो है वो इंडिपेंडेंट है, अगर इनके एट्रीब्यूट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो ये सारी इक्वेशन जो क्या रहेगी, इस तरीके से रहेगी। अदरवाइज ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हिल जाएगी। कैसे, समझिएगा, जैसे यहां पर क्या कर दिया जाए, यहां पर जैसे एक दूसरी टेबल बनाते हैं अपन, ये जो है जैसे ब्रांड जो है वो लिवाइस का ले लेते हैं और ये पूमा का ले लेते हैं। ठीक है, ये पूमा को जो लाइक करते हैं उनको, और ये पूमा को लाइक नहीं करते हैं उनको, ये जो लिवाइस को लाइक करते हैं उनको, और ये जो लिवाइस को लाइक नहीं करते उनको। अब पूमा को लाइक करने वाले और लिवाइस को लाइक करने वाले, दोनों को लाइक करने वाले जो मान लीजिए है यहाँ पर 15, और ये यहाँ पर है 50, और ये 30, यहाँ पर जो है वो मान लीजिए हो गया 40 है, और ये यहाँ पर 20 है। तब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, टेबल जब बनाओगे आप, तो क्या हो रहा है, 50 और 40 कितना हो रहा है, 90, 30 और 20 कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, और यहाँ कितना हो रहा है, 50 और 30 80 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 40 और 20 60, कितना हो गया, ये यहाँ पर दोनों के हिसाब से 140 बन रहे हैं क्या। एक सेकेंड है ना, इनका एसोसिएशन चेंज करने के लिए एक वैल्यू कौन सी चेंज करें, हम्म, 10 40 90 30 50, ये हो गए 40। चलो एक बार उसको बाद में देखते हैं ना, एक बार क्वांटिटी के हिसाब से नहीं देखते हैं अपन, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर जो कोई एक बुक से एग्जांपल उठा के जो इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर अपन इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये जो है वो क्या कर रहे हैं, पूमा को लाइक करते हैं, ये जो पूमा को क्या कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वो क्या कर रहे हैं, लिवाइस को लाइक कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लिवाइस को डिसलाइक जो वो कर रहे हैं। ये इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, ये दोनों साइड से 140 140 बन रही है, ये दोनों कंसिस्टेंट आ गए। एक जो एग्जांपल देख के मेरे को लिखना पड़ेगा जो इनकंसिस्टेंसी बताए। अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है, कोई एक एट्रीब्यूट जो वो ऐसा हो जाता है जो दो या दो से ज्यादा कैटेगरी के अंदर भी आ सकता है। जैसे इसके बजाय हम इस तरीके से करते हैं कि भाई लाइक चॉकलेट, एक कैटेगरी अगर इस तरीके से बना देते हैं, लाइक एक तो भाई चॉकलेट की स्पेलिंग क्या होती है, जैसे दो कैटेगरी, एक तो अपन कैटेगरी इस तरीके से बनाते हैं कि भाई कि लाइक
चॉकलेट और नॉट लाइक चॉकलेट। ठीक है, इस वाले में तो क्या होगा भाई, ये चॉकलेट लिखा है ना, CHOC, भाई बहुत लंबी स्पेलिंग, ठीक। ये वाली है, ये जो है वो लाइक चॉकलेट और नॉट लाइक चॉकलेट। तो इस वाले केस के अंदर तो क्या होगा, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं कि आदमी जो उसको पूछेंगे कि भाई क्या पसंद करता है या नहीं पसंद करता, वो क्या होगा, या इस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर कई बार हम क्या करते हैं एसोसिएशन के अंदर, इस तरीके से कर देते हैं कि भाई लाइक चॉकलेट और लाइक आइसक्रीम। अब इस तरीके की अपन ने कैटेगरी जो वो कर दी। इस तरीके की कैटेगरी करेंगे तो क्या होगा, इस वाले में तो क्या होगा, अगर लाइक चॉकलेट कहेगा तो डिसलाइक वाले में नहीं आएगा, और अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आएगा, तो दोनों में से एक जगह आएगा। इस वजह से इसमें क्या होगी, आपके डाटा जो होंगे या एसोसिएट जो एट्रीब्यूट होंगे उनके अंदर क्या होगी, एक तरीके की इंडिपेंडेंस होगी। समझ पा रहे बात। लेकिन यहाँ वाले केस के अंदर क्या हो सकता है, कोई किसी को पूछा कि चॉकलेट पसंद है, उसने कहा कि आइसक्रीम पसंद है, वो कह सकता है कि हाँ, या हो सकता है कि वो कह दे ना। या फिर वो जो है वो, उसको पूछा जाए कि आइसक्रीम पसंद है, वो कहेगा हाँ, उसको पूछा जाए चॉकलेट पसंद है, वो कहेगा हाँ या ना। समझ आ रही बात। तो इन दोनों में फर्क समझिएगा भाई। अल्टीमेटली अपन इंडिपेंडेंस के अंदर यही चेक करेंगे, आगे जो वो कई स्क्वायर के अंदर भी यही चीज जो वो चेक करेंगे। इस वजह से इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो है यहाँ डाटा जो वो क्या है, ये जो डाटा है इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कैटेगरी किस तरीके से बांट रखी है कि अगर इस कैटेगरी के अंदर आएगा तो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, या फिर इस कैटेगरी के अंदर आएगा तो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। इस वजह से ये जो है इन डाटा में क्या होगी, एक तरीके की इंडिपेंडेंस रहेगी। जबकि यहीं पर कई बार क्या किया जा सकता है, एट्रीब्यूट इस तरीके से बनाए जा सकते हैं जिसमें क्या हो कि कोई किसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है। हो सकता है कि किस्मत अच्छे और यहाँ आपस में ऑपोजिट साइड के अंदर आए कि भाई यहाँ है तो यहाँ नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो दोनों जगह ही आ जाए। और अगर वो दोनों जगह आएगी, अगर वो दोनों जगह आएगी तो उसका पता कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा तरीका और सीधा तरीका क्या है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उस केस के अंदर इसकी जो इस टेबल की जो बेसिक इक्वेशन बनती है ना, वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। अपन अभी एक एग्जांपल लेंगे, बड़ा एग्जांपल, 3 एट्रीब्यूट के हिसाब से, तो वहां पर अपने को इसको ज्यादा समझ आएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जो चेक करते हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा चेक करने के लिए, या फिर कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा मतलब क्या, इंडिपेंडेंस जो चेक कर रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? हम कहते हैं कि अगर ये कंसिस्टेंसी होगी तो उस केस के अंदर ए जो है वो क्या होगा, ए बी प्लस ए बी नोट। समझिएगा, टोटल लिटरेट कितने होंगे, टोटल मेल लिटरेट प्लस टोटल फीमेल लिटरेट। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? और टोटल इलिटरेट कितने होंगे, तो मेल इलिटरेट और फीमेल इलिटरेट। तो टोटल इलिटरेट कितने होंगे भाई, ये लो, इतने जो वो इलिटरेट होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें बी के कितने होंगे, बी मतलब पहले मेल कितने होंगे, तो लिटरेट और इलिटरेट मिला के जितने लिटरेट मेल है, जितने लिटरेट मेल है और जितने इलिटरेट मेल है वो मिला के बनेंगे। और टोटल फीमेल कितनी है, तो लिटरेट फीमेल कितनी है और इलिटरेट फीमेल कितनी है। क्या ये इक्वेशन समझ आ रही है क्या? एक बार इसको वापस आराम से देखो भाई। देखो भाई, ए बी और ए बी नोट मिला के क्या बनेगा, ये क्या है, टोटल ए है।
ये क्या है टोटल, ए नॉट है। ये क्या है टोटल, बी है। ये क्या है, बी नॉट है। तो ए बी प्लस ए बी नॉट मिला के क्या बनेगा, ए बनेगा। ए नॉट बी और ए नॉट बी नॉट ये मिला के क्या बनेगा, ए नॉट बनेगा। वैसे इस वाली सीक्वेंस में अगर बात करें तो उस केस के अंदर ए बी और ए नॉट बी मिला के क्या बनेंगे, बी बनेंगे। और फीमेल टोटल कितनी होगी, तो लिटरेट फीमेल और इनलिटरेट फीमेल दोनों मिला के क्या बनेगी, टोटल फीमेल बनेगी। क्या यहाँ तक की बातें समझ आ रही है भाई? क्लियर है? यहीं पर अगर ये तो एट्रीब्यूट दो ही थे, अगर तीन एट्रीब्यूट हो तो कैसे करें? जैसे कि n इज इक्वल टू टोटल जो वो दे रखा है 1000, उसमें से कहा कि मेल जो है वो 600 है, फीमेल जो है वो 400 है। उसके बाद में कहा गया कि इन मेल में से जो है वो लिटरेट कितने हैं, लिटरेट जो है वो 400 है, और इलिटरेट जो है वो 400 और 200 है। यहाँ जो है वो लिटरेट जो है वो मान लीजिए 300 है, और इलिटरेट जो है वो 100 है। फिर इसके बाद में इन लिटरेट और इलिटरेट को भी हमने क्या किया, इंटेलिजेंट और डल में जो वो डिस्ट्रीब्यूट किया कि पढ़े लिखे हैं इसमें समझदार कितने हैं। तो हमने कहा कि पढ़े लिखों में से 400 जो पढ़े लिखे हैं उसमें से 200 जो है वो पढ़े लिखे समझदार हैं, और 200 जो पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं। वैसे जो अनपढ़ है उसमें से हमने कहा कि भाई इंटेलिजेंट कितने हैं, समझदार कितने हैं। तो हमने कहा कि इस 200 में से 150 जो है वो समझदार है, और डल कितने हैं, 50 है। उसके बाद में इस वाले में हमने क्या कहा, वही सेम रखा कि इंटेलिजेंट और डल। कितना हो गया, ये 200 हो गया और ये 100 हो गया। ये इंटेलिजेंट और डल 50 और 50 हो गया। इक्वेशन रॉन्ग लिखी है कहाँ पे भाई? अब देखो भाई ये इक्वेशन मैंने सही लिखी है या गलत लिखी है, इसको अपन किस तरीके से चेक कर सकते हैं? कहीं गलत लिखी है क्या भाई? 200 200 400 200 सही तो लिखी है। अब देखो कैसे चेक करें, यहाँ एन कितना है, 100 है। इसको अपन ने दो कैटेगरी में बांटा है, ए और ए नोट। ठीक है, इसका कितना आ रहा है, ए प्लस ए नोट बराबर कितना आ रहा है आपका, वही 1000 आ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, ए बी, ए बी नोट, ए नोट बी और ए नोट बी नोट। इसका अगर इक्वेशन करें तो कितना आना चाहिए, वही 1000 है तो 1000 का ही बाइफर्केशन होना चाहिए। कितना है, ए बी प्लस ए बी नोट, ए नोट बी प्लस ए नोट बी नोट कितना है, 400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100, 600 700 800 900 और 1000। ठीक है, ऊपर जो बताई थी उसमें कुछ गलत लिख दिया था क्या भाई? उम्म, अच्छा ये यहाँ पर ए नोट
ए नॉट बी ये लिखा होगा शायद, है ना? बी, बी के लिए क्या लिख देंगे? ए बी और ए नॉट बी, बाकी तो सही था। अरे आप समझ गए ना? ठीक है। और यहाँ पर अगर इसी को करें तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? ये क्या है? ए, तीनों जगह जो है वो यस है, मतलब कि ए बी सी है, ए बी सी नोट। ठीक है, ए बी नोट सी और ए बी नोट सी नोट। उसके बाद में ये जो है वो क्या है? ए नोट बी सी और ए नोट बी सी नोट, ए नोट बी नोट और सी, ए नोट बी नोट और सी नोट। इनका भी टोटल कितना आना चाहिए? 1000 आना चाहिए। इनका भी क्या आना चाहिए? 1000 आना चाहिए। ए बी सी प्लस ए बी सी नोट प्लस ए बी। भाई किस किस को मजा आ रहा है ये गेम खेलने में? 200 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50, कितना हो गया? 200 200 400 500 550 600 700 800 900 और 1000। ठीक है, तो ये भी भाई क्या है? इसका मतलब डाटा जो है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। डाटा जो है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। और कोई भी गलत जो है वो नहीं है। अगर ये इक्वेशन आपकी सही नहीं है, इसका मतलब क्या है? डाटा जो कंसिस्टेंट नहीं है। आगे जो है वो जब अपन का स्कोर पढ़ेंगे तो उसके अंदर यही चीज जो है वो आगे और चेक करेंगे। तो एक में अगर आपको आगे अभी जो है वो नोटबुक है ना आपके पास, एक जो है वो मैं क्वेश्चन देता हूँ और चेक कीजिए कि क्या ये डाटा जो है कंसिस्टेंट है या नहीं है। n इज इक्वल टू 1000 और ए दे रखा है 811, बी दे रखा है 752 और सी दे रखा है 418, ए बी जो है वो 570 है और ए सी जो है वो 356 है। और उसके बाद में अगर कोई एक भी वैल्यू माइनस आ गई इसका मतलब क्या? डाटा कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि हम गलत कर रहे हैं। तो डाटा कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि रिपीटेशन है वहां पर। 297 आपको ये दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि बताइए क्या ये डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। भाई 2 मिनट का टाइम है। दो नहीं, 5 मिनट ले लीजिए, क्योंकि होगा नहीं तो टाइम लगेगा इसमें।
भाई हो रहा है क्या? भाई हो रहा है क्या? देखो क्या दे रखा है, n इज इक्वल टू 1000। फिर उसके बाद में ए दे रखा है 811। मतलब कि ए नोट जो है वो कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर नहीं लाया हूँ मतलब भाई। हम्म। ये हो जाएगा 189। फिर क्या दे रखा है? इसका आगे दे रखा है ए बी सी बी नोट, और ए नोट बी और ए नोट बी नोट। ए बी दे रखा है 570। ए बी नोट पता नहीं है, लेकिन ये अपन पता कर सकते हैं, 811 माइनस 570। भाई मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप जो है वो मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा। 811 माइनस, ये हो जाएगा 811 माइनस 570। अब ये जो है कितना दे रखा है, 189। अब इसमें से कैसे पता करेंगे? तो देखो, और कुछ दे रखा है क्या? बी जो है वो टोटल कितना है? बी 752 है। बी 752 है, तो बी जो है वो 752 है, मतलब कि इसका टोटल और इसका टोटल कितना होगा? 752 होगा। मतलब कि 752 माइनस 570 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। फिर इसमें से ये लेस करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। फिर इसके बाद में इसको वापस कैटेगरी के हिसाब से बांटेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी सी और ए बी सी नोट। ये वापस जो है वो ए बी सी और ए बी सी नोट, ए बी सी और ए बी सी नोट, ए बी सी और ए बी सी नोट। इसमें से शायद एक दे रखा है,
297 ये दे रखा है 297। अब यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज ध्यान रखना है कि आगे सॉल्व कैसे होगा, बाकी सारी चीजों की वैल्यू निकलेगी नहीं तो कैसे कैलकुलेट करोगे। इसी टेबल को वापस जो वो क्या करोगे, पहले ये एन लिखोगे, फिर इसको दो हिस्सों में बांटोगे, बी और बी नोट, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो आगे हो जाएगा ये बी ए कर सकते हो जैसे, और बी ए नोट कर सकते हो, बी नोट ए कर सकते हो, बी नोट ए नोट जो कर सकते हो। फिर इसके बाद में इसको वापस जो आगे वही हो जाएगा बी ए सी या ए बी सी, इसको सीक्वेंस में लिखिएगा ताकि आसानी से समझ आ जाएगा। बी ए सी नोट और बी ए सी बी ए सी और बी ए सी नोट। इससे जो है वो एक वैल्यू और निकल जाएगी, ये वाली शायद वैल्यू जो निकल जाएगी, या ये वाली कोई एक वैल्यू निकल जाएगी। फिर इसी को वापस एक बार और बनाना पड़ेगा, जिसमें क्या करोगे, पहले एन के हिसाब से जो एन को दो हिस्सों में बांटोगे, सी और सी नोट के हिसाब से। फिर ए बी हो चुका है, और क्या क्या हो चुके हैं पहले वाले सिचुएशन के अंदर। अभी जो है वो सी और बी का बचा है, तो सी सी के हिसाब से फिर जो क्या कर दीजिएगा, तीन कैटेगरी इस तरीके से करनी है भाई। पहली जो वो ए बी, दूसरे में जो ए सी कर दीजिएगा, ए सी कर दीजिएगा, और तीसरे में बी सी कर दीजिएगा। इसके हिसाब से एक जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी और एक जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू रखोगे तो एक वैल्यू जो वो माइनस में आएगी। वैसे जो नोट्स है उसके अंदर दे रखा है, तो मैं वहाँ से जब नोट से बताऊँगा, ये जो अल्टीमेटली एक की वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी इसकी, और माइनस में आएगी इसका मतलब क्या है, डाटा जो है या फिर एट्रीब्यूट जो वो इंडिपेंडेंट है, इसका माइनस आता है, ऐसा कुछ आएगा नोट से, जो मैं एक बार आपको वापस बता दूंगा। क्लियर है भाई। बाकी जब एसोसिएशन चेक करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला अपन बाद में देखेंगे ना, नोट्स के साथ जो फॉर्मूला देख लेंगे। सिंपल से ये फॉर्मूला भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब अपन अभी तक जो है वो अपन किसके बारे में बात कर रहे थे, एट्रीब्यूट के बारे में सिंपल बात कर रहे थे कि भाई एट्रीब्यूट होते क्या है और किस तरीके से होते हैं। अब इसके बाद में मेन जो पॉइंट था वो तो अभी अपना बाकी है, जिसके बारे में अपने को स्टडी करना है, वो क्या है कि एसोसिएशन है या नहीं है इन एट्रीब्यूट के बीच में। एसोसिएशन का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसा अपन वहां पढ़ते हैं ना को रिलेशन, वैसा वैसा क्या इनके बीच में को रिलेशन है या नहीं है। तो वो जो है वो कैसे पता करेंगे कि को रिलेशन है या नहीं है, तो उसके अंदर अपन यहाँ पर वहां पर को रिलेशन कैसे पता करते हैं, वहां पर अपन फॉर्मूले लगाते हैं और फॉर्मूले के हिसाब से पता चलता है कि भाई को रिलेशन है या नहीं है। यहाँ पर भी फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ फॉर्मूले बहुत सिंपल से और बेचारे शरीफ से फॉर्मूले हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने कही कि ये जो है वो तीन तरीके के एसोसिएशन हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि पॉजिटिव एसोसिएशन है, या हो सकता है कि नेगेटिव एसोसिएशन है, और यह हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो। या क्या हो सकता है कि इंडिपेंडेंट हो। इन तीनों में से जो कोई न कोई एक सिचुएशन होगी। पॉजिटिव वाली सिचुएशन जो कब आएगी, अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है, अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो अगर ज्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड से, तो हम क्या कहेंगे कि इनके बीच जो वो एसोसिएशन कैसा है, पॉजिटिव है। अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो हम बाद में डाटा से एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे या पता करेंगे, जब जिसे अपन एक्चुअली ऑब्जर्व कहेंगे, वो अगर कम है जितनी हमने सोचा था उससे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है वो कौन सा है, नेगेटिव एसोसिएशन है। और अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी
उतनी ही है जितनी हमने सोचा था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो उस केस के अंदर उससे अपन क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट जो वो कहेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जैसे ए बी की बात करें तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो कैसे लिखेंगे, ए बी, और एक्सपेक्टेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पर भी वो सेम, ए बी अगर छोटा है ए बी डिवाइड बाय एन, तो उस केस के अंदर जो वो ये रहेगा, और ये जो है वो ए बी इज इक्वल टू है ए इंटू बी डिवाइड बाई एन। सर ये जो है ये क्या है, ए इंटू बी डिवाइड बाई एन, ये जो हम जब कई स्क्वायर पढ़ेंगे ना तो भी इसको पढ़ेंगे। हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो ये जैसे ए है, ये ए नोट है, ये बी है और ये बी नोट है, इसके हिसाब से ये टेबल बना दी हमने, इसके हिसाब से हमने टेबल बना दी। तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ए इंटू बी डिवाइड बाय एन। यहाँ कैसे होगी, ए इंटू ए नॉट इंटू बी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ कैसे होगी, ए इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाय एन। और यहाँ पर कैसे होगी, ए इंटू बी नॉट डिवाइडेड बाय। तो इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि इनके बीच एसोसिएशन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंडिपेंडेंट है। कैसा, जैसा अपन को रिलेशन में बात करते थे कि पॉजिटिव को रिलेशन है, कि भाई पॉजिटिव को रिलेशन है जो कि होता था जीरो से लेके प्लस के 1 तक, या फिर जीरो से नहीं, मतलब कि 0.1 से लीजिए ना, जीरो तो हो जाएगा, 0.01 से ले लीजिए। नेगेटिव जो वो कितने से हो जाएगा, -0.01 से लेके -1 तक। और इंडिपेंडेंट कब होता था, जीरो पे इंडिपेंडेंट होता था। सेम वैसा का वैसा, सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी लगाया। उन्होंने कहा पॉजिटिव एसोसिएशन कब होगा, कि अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो आप कैलकुलेट करें, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो अगर आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जितनी बनती है उसकी उससे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में पॉजिटिव एसोसिएशन है। एसोसिएशन सेम ही काम कर रहा है जो कोरिलेशन काम कर रहा है वेरिएबल के लिए, वैसा वैसा एट्रीब्यूट के लिए जो वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, एसोसिएशन वर्ड जो वो यूज हो रहा है। अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो वो कम है एक्सपेक्टेड से, इसका मतलब इनके बीच में क्या है, नेगेटिव है। और अगर इनका जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही एक्चुअल है, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, ये जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। समझ आ रही है बात। क्लियर है, यहाँ तक की बात क्लियर है क्या। यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ देखो, ये जो बात कर रहा है ना, ये एक्चुअल में पहला मेथड है जो एसोसिएशन के बारे में बात करता है। फिर वैसा वैसा एक और मेथड आया, उस मेथड ने कहा कि ये इस तरीके से मत चेक करके आप क्या कीजिए, प्रपोर्शन के हिसाब से चेक कीजिए। हमने कहा प्रपोर्शन के हिसाब से कैसे, तो उन्होंने कहा जैसे कि आप चेक करना चाहते हो बी इन ए, इस हिसाब से चेक करना चाहते हो, तो आप क्या करो, ए बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए नॉट बी डिवाइडेड बाई ए नॉट। और ये जो है इस प्रपोर्शन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस प्रपोर्शन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये इसके बजाय ऐसा आ रहा है,
मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों जगह कट जाता है, बाकी फॉर्मूला में और क्लास में कॉलेज वाली बुक में लिखा है, इस वजह से मैंने नोट्स में लिखा है। बाकी 100 से 100 तो वैसे ही कट जाएगा, इनटू 100। वो कहता है सेकंड वाला जो, वो क्या कहता है, प्रपोर्शन, वो कहता है कि इनका रेशियो कैलकुलेट करो। अगर ये रेशियो जो है वो बराबर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर यहीं पर ए बी डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 ये लेस हो जाए, ए नॉट बी डिवाइडेड बाय ए नॉट इंटू 100, ये क्या बात कर रहा है, बी जो वो ए के अंदर उसका क्या प्रपोर्शन है, ठीक है, बी का जो वो ए के अंदर, सॉरी ये यहाँ पर ए होगा ना, गलत लिख दिया, ए, यहाँ ए, बी का जो है वो ए के अंदर प्रपोर्शन और बी का ए नोट के अंदर प्रपोर्शन, बी का जो है वो ए के अंदर प्रोपोर्शन और ए नोट के अंदर प्रोपोर्शन जो है, अगर वो दोनों बराबर है तो उस केस के अंदर अपन कहेंगे इंडिपेंडेंट है। अगर ए के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू ए नोट तो उस केस के अंदर अपन उनको क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव जो है एसोसिएशन है। और अगर ए जो है, सॉरी बी का जो है वो ए के कंपैरिजन के अंदर प्रोपोर्शन जो कम है एज कंपेयर टू ए नोट के, तो अपन उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव एसोसिएशन। दोनों मेथड थे, लेकिन इन दोनों मेथड को जो बेचारों को बहुत ज्यादा गालियां पड़ी। गालियां क्यों पड़ी, उनको कहा कि तुम जो है वो ये तो बता रहे हो कि भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इंडिपेंडेंट है, ये तो तुम बता रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं बता पा रहे हो कि है कितना, भाई इनकी जो क्वांटिटी है वो नहीं बता पा रहे हो। हमने कहा क्वांटिटी कैसे, तो उन्होंने कहा कि कोरिलेशन याद करो, वहां पर क्या बोलते थे, -1 टू +1 ऐसा बोलते थे, या तो -1 है या -8 है या प्लस के 8.8 है या प्लस का 0.5 है, इस तरीके की बातें करते थे, या माइनस का 0.5 है, या इस तरीके की कुछ बातें जो वो बोलते थे। तो वो क्वांटिटी कहाँ है, उन्होंने कहा कि क्वांटिटी नहीं पता, ये बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है या पॉजिटिव एसोसिएशन है इनके बीच में, या इनके बीच में नेगेटिव एसोसिएशन है। फिर कहा कि कोई जो है वो बता सकता है क्या, तो फिर उसके बाद में एक यूल्ले करके जो थे, प्रोफेसर यूल्ले, उन्होंने जो वो एक फॉर्मूला दिया जो कि अपन नोट्स में देखेंगे। और उसके बाद में यूले ने एक और फॉर्मूला और दिया दूसरा, लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला जो इतना ज़्यादा यूज में आया नहीं, मेनली जो पहला फॉर्मूला जो है वही काम आया, जो कि अपन अभी नोट्स के अंदर देखेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, वो यूले और कैंडल दोनों थे क्या, वो दोनों बुक जो मैंने देखी उसमें तो यूले एक ही दे रखा है, हो सकता है मैं चेक करूंगा, मे भी हो सकता है कि भाई यूले और जो कैंडल है वो दोनों हो, मैं चेक करूंगा एक बार। हाँ, ये दोनों मेथड जो कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, ये अपन ने जो डिस्कस किए ना, ये दोनों ही कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, ये दोनों ही जो क्या कर रहे, प्रपोर्शन वाला या फिर ये जो है, ये अपन पहले वाला जो मेथड देखा था ये वाला, दोनों ही जो वो सिर्फ और सिर्फ ये बता पा रहे हैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंडिपेंडेंट। एक यूले जो है वो उसका अकेले का ही जो है वो उसी ने ही जो क्वांटिटी बताई, यूले ने एक बार देखे, फिर यूले ने वापस जो एक बार और फॉर्मूला जो दूसरा दिया। बिल्कुल।
क्लियर है यहाँ तक की बातें? यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ तक का क्लियर है? हाँ। कैपिटल ए मतलब कि टोटल ऑफ ए, और स्मॉल ए मतलब कि टोटल ऑफ ए नॉट। ए बी मीन्स, भाई इसको जो है वो आप स्टेबल के हिसाब से ही ध्यान रखो। ये जैसे ए है, ये बी है, जैसे ये लिटरेसी है और ये जो है वो मेल है। तो ए बी का मतलब क्या है, जो लिटरेट भी है और मेल भी है, मतलब कि दोनों एट्रीब्यूट जिसके अंदर है। क्लियर है? फिर उसके बाद में इसमें और क्या पॉइंट है, इसके अंदर फिर दो पॉइंट और है, छोटे छोटे पॉइंट है। एक तो क्या पॉइंट है, पार्शियल एसोसिएशन। पार्शियल एसोसिएशन क्या होगा, जैसा अपन कोरिलेशन के अंदर मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ते हैं, क्योंकि भाई अपन कहें कि जैसे दो सीरीज जो है वो सिर्फ दो सीरीज ही आपस में उनका लिंक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उनका रिलेशन जो हो किसी तीसरी चीज के कारण जो वो हो रहा हो। जैसे कि हम जो है कह रहे हैं कि जो एल्कोहल जो है वो ड्रिंक करता है, वो जो है उसके लाइफ जो है वो 80 ईयर से कम होती है। ठीक है? अब ये जो है, अब अल्कोहल ड्रिंक के साथ साथ क्या सिर्फ एक अल्कोहल ड्रिंक ही जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा क्या? नहीं, उसके अलावा उसका जो है वो योगा वगैरह क्या करता है, गेम वगैरह क्या खेलता है, बाकी उसका जो है वो फैमिली रिलेशन कैसे हैं, इन सब का भी इम्पेक्ट आएगा उसके जीवन में, कि भाई वो कितने समय जिएगा। उसके अलावा वो मजे कितने करता है, भाई आराम से हंसता खेलता रहता है कि नहीं रहता है, और बाकी जो है वो गाड़ी सही टाइम धीरे चलाता है कि नहीं चलाता, वो उसका भी इम्पेक्ट आएगा। ठीक है? बारिश के समय हिमाचल तो नहीं चला जाता है, उसका भी इम्पेक्ट आएगा। ऐसे बहुत सारे कारण जो है, उनके कारण जो वो लाइफ के ऊपर उसका इम्पेक्ट आएगा। तो अगर अपन एक चीज का अगर स्टडी करना चाहते हैं कि अल्कोहल ड्रिंक और ये लाइफ का, तो उस केस के अंदर वो हमारी स्टडी जो वो सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर जो वो क्या होंगे, इसके ऊपर इम्पैक्ट जो वो डालेंगे, इस एज के ऊपर जो ये बाकी वाले जो फैक्टर है वो भी क्या करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे। तो वैसा वैसा कोरिलेशन में भी पढ़े थे कि मल्टीपल फैक्टर जो वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो अपन वहां पर एक तो मल्टीपल कोरिलेशन पढ़े थे जिसके अंदर सारे जो है वो इम्पैक्ट उनको साथ में लेके करते हैं, और एक जो अपन पार्शियल पढ़े थे, पार्शियल के अंदर क्या करते थे कि भाई बाकी सारे जो है उनमें से सिर्फ क्या करेंगे, उनको उनका इम्पैक्ट जो वो खत्म कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, और फिर जो वो दो की स्टडी करेंगे। वैसे वैसे यहाँ पर पार्शियल जो है, पार्शियल एसोसिएशन के अंदर क्या होगा, पार्शियल एसोसिएशन के अंदर क्या होगा कि भाई कोई तीसरा घटक या थर्ड एट्रीब्यूट जो वो क्या कर रहा है, इम्पैक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बाकी इसके फॉर्मूले जो है कुछ भी नहीं है, सब फॉर्मूलों में, जैसे तीसरा एट्रीब्यूट सी है तो ये पॉइंट सी लिखना है। ठीक है? पॉइंट सी और पॉइंट सी नोट, बाकी जो है सेम वही फॉर्मूले रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूले वाले, और जो थर्ड यूले का और जो फॉर्मूला है वो सेम एज इट इज फॉर्मूले रहेंगे, बस आगे जो पॉइंट सी और पॉइंट सी नोट जो है वो लगते जाएंगे। आधी जगह पॉइंट सी लगेंगे और नोट वाले में ये सी नोट वाला जो वो लगेगा। बाकी पार्शियल को रिलेशन का मतलब क्या है कि अगर थर्ड एट्रीब्यूट है तो उस थर्ड एट्रीब्यूट को साथ में लेके जो स्टडी करना, मतलब उसको शांत करके जो स्टडी करना, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल एसोसिएशन कहलाएगा। और उसके अलावा जैसे इसमें कौन सा एग्जाम्पल कौन सा है, अपन ने शुरुआत में कही थी कि भाई जो गोरे लोग हैं वो स्केटिंग जो है वो अच्छी करते हैं। अब अपने को लगेगा कि यार गोरे लोग स्केटिंग अच्छे करते हैं, इससे जो क्या डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन हो सकता है कि भाई डायरेक्ट रिलेशन ना हो तो इसका इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है कि भाई गोरे लोग कहाँ रहेंगे,
जहाँ स्नोफॉल होगी, ठीक है, और जहाँ स्नोफॉल होगी वहीं लोग जो स्केटिंग करेंगे। अब जोधपुर में कोई करेगा तो बाटे से अपने सर बुड़वा लेगा बेचारा। समझ आ रही बात? तो यहाँ के लोग स्केटिंग क्यों करेंगे, और क्या वो सीखेंगे? क्या नहीं सीख पाएंगे। और उसके अलावा जैसे इसमें एक और पॉइंट जो छोटा सा बचता है, एक है इल्यूजनरी एसोसिएशन। इल्यूजनरी एसोसिएशन क्या होगा? ऐसा एसोसिएशन जो दिखता है कि है, लेकिन एक्चुअल में है या नहीं है उसका पता नहीं चल पा रहा है, अपन उसको एनालिसिस या इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि घर से निकले और बिल्ली ने रास्ता काट लिया, तो अपन ने कहा कि नहीं, शगुन खराब हो गए, अब जो वापस घर के अंदर बैठ जाना चाहिए। अब बिल्ली का रास्ता काटना और बैड लक होना, इसका जो एसोसिएशन अपन स्टडी नहीं कर पाएंगे या एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। या फिर जैसे कि हमने कोई ऐसा काम किया जिससे लोग इम्प्रेस हो गए और उन्होंने कहा वाह यार क्या अच्छा काम करता है, और फिर उसके बाद में उन्होंने जैसे ही ऐसा कहा वाह यार क्या अच्छा काम करता है, वैसे ही नजर हो गए, और नजर होते से ही फिर क्या होगा, हम वो काम जो है हमारा हमसे होना बंद हो गया। अब ये नजर का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भी क्या हम एनालिसिस कर पाएंगे? क्या इंटरप्रेट कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरीके के जब रिलेशन होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? इल्यूजनरी एसोसिएशन, की जो दिख रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, या फिर हम उसे एनालिसिस या इंटरप्रेट जो वो नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई यहाँ तक का? अब फिर नोट्स पे चलें क्या? नोट्स पे चलें अब। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्वांटिटेटिव फैक्ट, उसे अपन स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल कहते हैं, और इसे स्टेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स जो वो कहते हैं, जैसे लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सारा का सारा। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिचोटोमी, जिसमें जो वो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लास होगी, जिसमें एक प्रेजेंट होगा और एक एब्सेंट होगा। प्रेजेंट जो कैपिटल लेटर ऑफ रोमन अल्फाबेट ए बी सी, या और एब्सेंट जो स्मॉल लेटर ऑफ रोमन अल्फाबेट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, या फिर स्मॉल लेटर ऑफ ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा वगैरह, ये जो है इनके हिसाब से कर सकते हैं। मैनिफोल्ड जो अदर देन क्लासिफिकेशन बाय डिचोटोमी जो भी है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, ये अपन ने सीधे सीधे देखे थे, इसमें ये पॉजिटिव जो वो ये हो गए, ये नेगेटिव हो गए। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ क्लास, ऑर्डर के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर जो है, सेकंड ऑर्डर में दो एट्रीब्यूट के हिसाब से, थर्ड ऑर्डर में तीन एट्रीब्यूट के हिसाब से। फिर नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास 2n और ये 3n, ये दे रखा है। फिर उसके बाद में जो है वो ये टोटल क्लास और ये कैलकुलेट करके वही वाला एग्जाम्पल जो बता रखा है, ये उस फॉर्मूले को जो किस तरीके से बने हैं कि भाई ये जो कैसे बनेगा, ए बी प्लस ए बी नोट, ठीक है, या बीटा जिसके हिसाब से लिखा है, ये कैसे बनेगा, तो ये ए नोट बी और ए नोट बी नोट, इस तरीके से, ठीक है। इसी को अगर आगे आप और ज़्यादा एनालिसिस करना चाहो या इसमें से कोई एक और वैल्यू कैलकुलेट करना चाहो, तो जैसे ये ए बी रखना चाह रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस ये इधर अल्फा के ये वाला माइनस में चला जाएगा, बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। वैसा वैसे ये थ्री एट्रीब्यूट के हिसाब से जो है वो ये हो रहा है। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा क्या है? द टेस्ट इज टू फाइंड आउट एनी वन और मोर ऑफ द अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी इन नेगेटिव और नॉट, कि भाई क्या इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो नेगेटिव आ जाए, इसमें से अगर कोई भी एक नेगेटिव आ जाएगी मतलब कि डाटा जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है। If none of ultimate class frequency is negative, we can safely conclude that the given data are consistent, that is the frequency do not conflict in any way with each other, कि भाई एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही है। जैसे ये n अपन जो अभी एग्जांपल दिया था, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये जब कैलकुलेट करेंगे, ये जैसे ए बी सी दे रखा है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी को अपन ने क्या किया, बी बी नोट के हिसाब से, फिर उसका आगे बी सी और बी
सी नॉट और इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया, और इसमें से जो अपने को ये वाले वैल्यू एक निकल जाएगी, क्योंकि वो दे रखी है तो इससे ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। फिर ये जो अपन ने क्या किया, टेबल 2 से ये वैल्यू रख दी और फिर ये वैल्यू रख दी। फिर उसी तरीके से जो वो एक टेबल और बनाएंगे, और उस टेबल से जो ये एक और वैल्यू निकल जाएगी ये वाली। तो खुद से सॉल्व करो तो हो जाएगा, सिंपल सा, ये टाइम पास ही है। तो ये सब कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करोगे तो फिर उसके बाद में यहाँ जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, -4 आएगी। -4 आ रही है मतलब कि क्या है, इनकंसिस्टेंस है, मतलब कि इनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। ये डाटा जो कंसिस्टेंट नहीं है, ये डाटा जो इंडिपेंडेंट नहीं है। और फॉर्मूले के हिसाब से सीधा एग्जाम के अंदर चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, ए बी जो वो नॉट लेस देन इक्वल टू जो होना चाहिए किसके, ए प्लस बी माइनस एन। और अगर 3 एट्रीब्यूट है तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, वो जो है वो नॉट लेस देन इक्वल टू जो होना चाहिए किसके, सॉरी नॉट लेस देन होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर ये इक्वेशन जो है वो सही हो जाए तब तो डाटा जो वो क्या कंसिस्टेंट है, अदरवाइज जो वो क्या हो जाएंगे, अनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। मैं इसको लिख के बताता हूँ। हम्म, जैसे ये लिखे हुए 50, और ये जो है वो 60, और ये जो है वो 30, और ये जो है वो 35। क्या बताइए कि क्या ये डाटा जो वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। आराम से सोच के बताइए, क्या ये डाटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। अच्छा, एन जो वो बड़ा होगा, भाई एक बार सिर्फ समझने के लिए दे रखा है ना। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, 90 माइनस 35 कितना हो गया, 55। ये जो है वो क्या होना चाहिए, ये दे रखा है 50। ये तो होना चाहिए अगर ये जो है ये साइन नहीं लगा होता तो, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है कि ये इससे छोटा नहीं होना चाहिए। और क्या ये इससे छोटा है क्या, हाँ ये छोटा है। इसका मतलब क्या ये डाटा कंसिस्टेंट है क्या, ये डाटा कंसिस्टेंट नहीं है। समझ पा रहे हो बात, क्या ये डाटा कंसिस्टेंट है क्या, नहीं ये डाटा कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको जो समझने के लिए इसको पहले एक बार साइन को हटा के देखो। देखो 50 जो है वो 55 से छोटा है क्या, छोटा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि नहीं होना चाहिए। इस इक्वेशन के हिसाब से क्या है कि नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो, अगर ये इक्वेशन होल्ड हो जाए तो फिर डाटा जो क्या है कंसिस्टेंट है, अदरवाइज क्या है, अनकंसिस्टेंट। उसके बाद में है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। स्टेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो एट्रीब्यूट जो है वो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, अगर उनको दे अपीयर टुगेदर इन ग्रेटर नंबर ऑफ केसेस देन द एक्सपेक्टेड नंबर, जितने नंबर होने चाहिए उससे अगर ज़्यादा वो साथ दिख रहे हैं तो उस केस के अंदर वो क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड हो जाएंगे। अब ये जो है वो पॉजिटिव एसोसिएटेड, अगर ए बी जो वो ज़्यादा है, नेगेटिव जो है वो ये हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट जो है वो बराबर हो जाएगा। स्टडी, कंपेरेटिव स्टडी के बेसिस पर कंक्लूड ड्रॉ करना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए तभी जो अपन करेंगे। बाकी जो है जैसे कई बार क्या होता है कुछ चीज़ों का, भाई जैसे एक तो अपन ने कहा कि, हमने कहा कि जो ड्रिंक करते हैं उनकी लाइफ जो वो 80 ईयर से कम होती है।
सिर्फ इसके हिसाब से आप जो बात नहीं कह सकते। आपको क्या करना होगा, कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी। आप ये भी तो चेक करो कि नॉन ड्रिंक करने वाले जो वो कितने साल जी रहे हैं। अगर वो भी 80 साल नहीं जी पा रहे हैं तो क्या इस केस के अंदर हम ये कहेंगे ड्रिंक करने से जो 80 साल से कम हो जाती है उम्र? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, कंपैरेटिव स्टडी करके बताना होगा। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, अगर वो होगा तभी जो एसोसिएशन ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा, बता पाएगा। तीन तरीके के हैं। पहला तो है कंपैरिजन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड, जो कि अपन नॉर्मल सीधा पढ़ रहे थे वही। एक है कंपैरिजन ऑफ प्रपोर्शन, ये वाला। और तीसरा जो है, ये दोनों के साथ में लिख रखे नेचर ऑफ एसोसिएशन तो बताते हैं पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं बताते हैं। प्रोफेसर जी उडने युल्ले जो है उन्होंने बताया था ये रिलेटिव मेजर है। रिलेटिव मेजर क्यों, -1 से +1 के बीच में बताएगा। यूलेज कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बताएंगे। और उसके बाद में इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, क्यू ए बी बराबर ए बी ए नॉट बी नॉट माइनस ए बी नॉट ए नॉट बी। और फिर ये जो है ये सेम नीचे लिखा है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, प्लस लिखा है। देखो ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, मतलब कि ये जो है पूरी तरीके से एसोसिएटेड, माइनस उसमें से क्या है, ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन दोनों का ऊपर तो माइनस किया और डिवाइड में क्या किया, प्लस किया है। तो उससे अल्टीमेटली उसको क्या मिल जाएगा कि भाई यहाँ क्वांटिटी भी बता देगा। -1 है इसका मतलब कि हाईली मतलब परफेक्टली नेगेटिव एसोसिएटेड है, +1 है मतलब कि परफेक्टली पॉजिटिवली एसोसिएटेड है। फिर उन्होंने एक और जो है, लोगों ने तालियां बजाई तो जोश में आके इन्होंने एक और ये जो फॉर्मूला दिया, यूले नहीं दिया ये, लेकिन ये जो ज़्यादा चला नहीं, देख लीजिएगा, बाकी जो इतना ज़्यादा यूज का है नहीं। सेम वही तरीका लगाया उन्होंने, ऊपर जो माइनस लगाया और नीचे जो प्लस लगाया। उसके बाद में पार्शियल एसोसिएशन, द एसोसिएशन फाउंड बिटवीन टू attribute in the universe of third attribute is termed as partial एसोसिएशन। भाई दो एट्रीब्यूट है लेकिन उनका किस में देख रहे हैं, किसी तीसरी चीज के अंदर इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो उसका क्या कहलाएगा, वो पार्शियल एसोसिएशन कहलाएगा। द एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी इन सब पॉपुलेशन are called partial association to distinguish them from the total association between A and B in the population at large। ये यहाँ पर सब पॉपुलेशन ऑफ सी लिखिएगा, तो यहाँ पर ऑफ सी लिख दीजिएगा ना। अगर अपन एसोसिएशन चेक कर रहे हैं किसके बारे में, ए और बी का, वो भी किसके अंदर, सी के हिसाब से अगर उसको बाइफरकेट करके चेक कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल एसोसिएशन टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द टोटल एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी इन द पॉपुलेशन एट लार्ज। यहाँ पर अपन सिर्फ ए और बी जो है जैसे उनकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन जो लार्ज है जिसके अंदर सी और डी वगैरह और भी कुछ है, तो उस केस के अंदर वो क्या कहलाएगा, पार्शियल एसोसिएशन। सीधा कहने का मतलब है कि दो एट्रीब्यूट है, उसके अलावा तीसरा एट्रीब्यूट भी वहां पर है। देर आर 3 मेथड ऑफ फाइंडिंग, वो सेम ही मेथड है, बस इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे सी सी लग जाएगा ना, ये इस तरीके से, या फिर ये सी नोट है तो उसके इसके अंदर सी नोट जो वो लग जाएगा, बाकी फॉर्मूला जो सेम है उसी तरीके से रहेंगे। ये वैसा वैसा यूले ने भी दिया, फॉर्मूले वही है, पॉइंट आगे करके सी या लिखा है। इल्यूजनरी एसोसिएशन, एसोसिएशन इज, यहाँ छोटा सा लिख दीजिएगा, बिल्ली का रास्ता काटना या नजर लगना, ये सारे सारे क्या है, इल्यूजनरी एसोसिएशन। Association is not called illusionary in the sense that it does not exist, but it is used in the sense that it is not analyzed and interpreted although its existence is there। अब कोई कहे कि भाई नज़र लगती है, कोई कहे नज़र नहीं लगती है, और कई कहते हैं कि ये जो बेवकूफ़ बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता नज़र लगता है। अब किसी को भरोसा है तो वो मान रहा है, किसी को भरोसा नहीं है तो नहीं मान रहा है। तो हम उसे इल्यूजनरी एसोसिएशन इस वजह से नहीं कह रहे हैं कि वो, हम ये कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में वो उसे इल्यूजनरी एसोसिएशन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि भाई है या नहीं है। समझ आ रही बात? इस वजह से भाई कोई अगर डोरा वोरा बांधता हो तो डोरा जो बांध ही लेना चाहिए, क्या पता होती हो नहीं जर, क्योंकि इल्यूजनरी एसोसिएशन है, अपन जो ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं होता है। और बहुत ज्यादा तामझाम भी नहीं करें क्योंकि ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो कंपलसरी और मैंडेटरी वाली जो भी चीजें हैं उतना कर लेना चाहिए, जैसे मैंने भी काला डोरा जो बांध रखा है।
कारण क्या हो सकते हैं? इनडायरेक्ट एसोसिएशन हो सकते हैं कि भाई वो किसी और से जो एसोसिएटेड है, और या फिर बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर ने जो डाटा कलेक्ट करते वक्त या किसी वक्त बायसनेस रखी, या सैम्पलिंग में बायसनेस है, या फिर प्रेसियस डेफिनेशन नहीं दे रखी है। प्रेसियस डेफिनेशन का मतलब क्या है? जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई ये लिटरेट है और ये इलिटरेट है। अब लिटरेट का मतलब क्या है? लिटरेट का मतलब तो पढ़ने वाला भी होता है, भाई जो नाम पढ़ ले वो भी लिटरेट होता है। एक अपन कहते हैं कि भाई 10th पास है वो लिटरेट है, या फिर हम कहें कि ग्रेजुएशन किया हुआ वो लिटरेट है। तो वो अपन उसको अच्छे से पहले डिफाइन करना होगा, लिटरेट की डेफिनेशन में कौन आएगा और इलिटरेट की डेफिनेशन में कौन आएगा। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट और कोरिलेशन, सिमिलरिटीज क्या है? ये भी दो ग्रुप में, पॉजिटिव नेगेटिव, -1 से +1 के अंदर। फर्क क्या है कि ये प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करता है, इसके अंदर क्वांटिटी होती है। ये कैलकुलेटेड इन वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, और ये बिटवीन टू स्टैटिस्टिक सीरीज जो है उसके हिसाब से बात करता है, उनके वैल्यू के साथ। ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल है। ये जो है वो कई स्क्वायर से टेस्ट होता है, ये प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर या जेड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये टोटल या पार्शियल हो सकता है, ये यहाँ पर एल लगा दीजिएगा ना। यहाँ पर क्या होता है? सिंपल, मल्टीपल और पार्शियल होता है। अब बताओ भाई, इसके अंदर कोई डाउट हो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट के अंदर, तो बताइए। है क्या कोई डाउट भाई? जीरो क्लास तो एन है, जीरो क्लास तो सीधा है। जीरो क्लास कैसे कहेंगे? जीरो क्लास जो है वो किसे कहेंगे? जिसके अंदर जीरो एट्रीब्यूट है, 2 की पावर 0, और पावर 0 जो होती है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, उसे अपन 1 बोलते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम का क्वेश्चन भाई, प्रीवियस ईयर में इसका क्या था क्वेश्चन, किसी को याद है क्या? ABSD। अरे एग्जाम में तो क्वेश्चन बहुत ही बेकार से ही दिया होगा उन्होंने। हाँ भाई ये लो, क्वेश्चन है मैटर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इज, ऑप्शन ए स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल, ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अब। एक तो ये दे रखा था, एक दे रखा था भाई, इसमें किसी को है डाउट? एक दे रखा था नोटेशन
used for positive and negative attributes are, कौन कौन से हैं? तो वो कह रहे हैं ऑप्शन ए बी सी। ऑप्शन उसने फिर लिखा है बी, ए बी सी। ऑप्शन उसने लिखा है सी, अल्फा, बीटा, सॉरी बीटा, और ये लैम्बडा है या गामा पता नहीं। उसके बाद में डी, ऑल ऑफ द अबो। ये दो क्वेश्चन थे भाई। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो यहाँ तक का देखिएगा, और कोई डाउट आए तो भेज दीजिएगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, है ना? कोई डाउट आए तो भेज दीजिएगा। क्लियर है? कर लोगे ना ये? कौन सा? कौन सा वाला क्वेश्चन भाई? एक तो कह रहा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट है उनको किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। और ऊपर वाला जो है वो कह रहा है कि जो एट्रीब्यूट के एसोसिएशन उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल, स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल या स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट, या क्या कहेंगे? क्लियर है भाई? तो बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहें। बाकी कोई डाउट आए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा ना।